नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। आज के शो में चर्चा करेंगे दिसंबर 13 और 14 के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए देखते हैं दिसंबर 13 और 14 को देश, दुनिया और प्रदेश में कौन सी घटनाएं हुई जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे लिए जो प्रमुख खबरें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान के बारे में जो हाल ही में WHO के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में, उसके बारे में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हम चर्चा करेंगे हाल ही में एक रिसर्च हुई है, उसमें सामने आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ विशेष प्रकार के आहार खाए जाते थे, देखेंगे वह कौन से आहार हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में इजराइल और मोरक्को अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत हुए हैं, देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है खबर हमारे लिए। इसके बाद देखेंगे अभी हाल ही में फिक्की के द्वारा बजरंग पूनिया और एलावेनिल वलारिवन को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो देखेंगे किस तरीके की खबर है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। डिस्कस करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस के बारे में और अंत में हम डिस्कस करेंगे रोज की तरह वन ऑफ द डे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले खबर हम डिस्कस कर रहे हैं वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान जो कि हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। कौन सी चीज जारी की गई WHO द्वारा? वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान। ये खबर परीक्षा के दृष्टिकोण से इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट्स अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन सी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है, तो हमें ख्याल रखना है कि वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट जारी किया गया है WHO के द्वारा। इसमें WHO ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों का मूल्यांकन किया है, किस तरीके से ये मौतें हो रही हैं, किन किन का बीमारियों से मौतें हो रही हैं लोगों की, इसको इन्होंने इसमें जो है अंडरलाइन किया है। तो ये जो डेटा इन्होंने दिया है, ये डेटा है वर्ष 2000 से 2019 के बीच का, और इनका इन्होंने तुलनात्मक मूल्यांकन किया है कि वर्ष 2000 में किस बीमारी या किस कारण से मौतें हो रही थी और 2019 में किस तरीके से ये पैटर्न है, क्या बदलाव आया है इस दौरान। तो WHO ने 10 कारण गिनाए हैं अभी जिनके कारण से सर्वाधिक मौतें हो रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है इस्केमिक हृदय रोग, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और ये इनका घटता हुआ क्रम है मौतों का बीमारियों के कारण, ये आप इसको देख सकते हैं। हालांकि परीक्षा दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जरूर इंपॉर्टेंट आता है कि विश्व में सर्वाधिक मौतें हृदय रोग के कारण हो रही हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं हम WHO के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। WHO जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, स्थापना इसकी 1948 में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। हमें ख्याल रखना है इस बात का, कितने अगर एग्जाम में आता है कि WHO में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो हमें याद रखना है कि 194 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में भारत की सौम्या स्वामीनाथन वहाँ की चीफ साइंटिस्ट हैं। चीफ साइंटिस्ट कहाँ की? WHO की सौम्या स्वामीनाथन। हमें ख्याल रखना है चूंकि वो भारतीय हैं, इस दृष्टिकोण से और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर क्या है कि पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वर्चुअल वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी 5वीं वर्षगांठ पे पेरिस समझौते की। पेरिस समझौते का संबंध जलवायु से है, हमें ख्याल रखना है इस बात को। ये समझौता हुआ था वर्ष 2015 में और 2016 में ये लागू हुआ था। देखिए मैंने मेंशन किया कि 5वीं वर्षगांठ पर इसकी वर्चुअल बैठक अर्थात आभासी बैठक हुई, और इसमें हमारी तरफ हमारे यहाँ से PM मोदी ने इसको संबोधित किया इस बैठक को। इस जो बैठक हुई इसका नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 इसका नाम था। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 का संबंध किस चीज़ से है, तो याद रखना है पेरिस जलवायु समझौते से इसका संबंध है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो कुछ देशों ने मिलकर की, इसलिए इसको सह मेजबानी बोला गया यहाँ पे। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, माफ कीजिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा होगा यहाँ पे, क्योंकि USA ने पेरिस समझौते से खुद को बाहर कर लिया था 2 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी वर्तमान चुने हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह वापस से समझौते में लौटेंगे। इसके अलावा अन्य देश चीन और इटली, इन सब ने मिलकर इस समझौते के ऊपर इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया था। अब कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि भारत के बारे में है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो CO2 जो कि ग्रीन हाउस गैस का मेजर पार्टिसिपेंट है, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा एमिटर? तो USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना
और भारत, इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे दी हुई है। सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में CO2 का एमिशन होता है 25%, उसके बाद यूरोप में 22%, चाइना 13% और भारत में मात्र 3% इसका एमिशन होता है। तो भारत इन सब देशों से काफ़ी पीछे है। देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि वर्तमान में CO2 के उत्सर्जन में भारत का वैश्विक उत्सर्जन केवल 6.8% है और इसका प्रतिवर्ष उत्सर्जन केवल 1.9 टन प्रतिवर्ष है, जो कि दुनिया की एवरेज से काफ़ी कम है। इसके अलावा भारत जो है भारत में लैंड कितनी है, दुनिया की सिर्फ 2.4% लैंड भारत अकर करता है और 17% आबादी को कैटर करता है, अर्थात 70% आबादी दुनिया की भारत में रहती है और मात्र भारत के पास दुनिया का 2.4% भूभाग है। और इसके अलावा क्या है, दुनिया में 8% जो जैव विविधता है वो भारत में है और 24.56% भारत अपने क्षेत्रफल का 24.56% जो है वनों को संभालता है। इसके अलावा क्या बताया गया है कि भारत में जो उत्सर्जन तीव्रता धीरे धीरे भारत अपनी कम कर रहा है और प्रतिबद्धता है कि भारत 2030 तक इसको 30 से 35% तक कम कर लेगा। कुछ बातें जो मेन चीज़ थी इस पूरी खबर की, पेरिस जलवायु समझौता, उसके बारे में जान लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौता जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2015 को ये साइन किया गया था। देखिए मेंशन है यहाँ पे कि दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP को बोलते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र की है, ठीक है। इस समय 196 देशों ने इसको अपनाया था। जिन देशों ने इसको अपनाया उनके लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी था कि अगर आपने इस पर साइन किया है इस समझौते पे, तो आपको इस समझौते के सारे पॉइंट्स को मानना पड़ेगा। अमेरिका ने इसके पॉइंट्स को मानने से इनकार कर दिया था और 2 वर्ष पूर्व इस समझौते से बाहर हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन, जो भी हाल ही में राष्ट्रपति चयनित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वापस समझौते में लौटेंगे। इसके अलावा ये लागू कब से हुआ था, ये समझौता लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 से। तो ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट जाती हैं कि पेरिस समझौता साइन कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2015 को साइन हुआ था और जबकि लागू हुआ था 4 दिसंबर 2016 में। ये प्रश्न 1 या 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में आ चुका है। कंफ्यूज करने के लिए उसने दोनों डेट दी थी और दोनों डेट में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इस समझौते का पूरा सार क्या है कि हमें करना क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि विश्व का जो औसत तापमान है उसकी वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री तक कर लिया जाए, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता का आहार। तो हाल ही में एक जर्नल है, जर्नल होता है एक रिसर्च पत्रिका एक प्रकार की होती है जर्नल, उसको जर्नल बोलते हैं। तो एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस। इसने कुछ फाइंडिंग्स, कुछ रिसर्च करी है। उस रिसर्च में इसने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके आहार में मांस का प्रमुख स्थान था। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग मांसाहारी भी थे, ठीक है। देखिए मैंने मेंशन किया है कि आहार में मांस का प्रभुत्व था, ठीक है, जिसमें गोमांस भी शामिल था, ठीक। ये इनके शोध में सामने आया है। और क्या इन्होंने बताया है कि वहाँ के जो बर्तन थे उन पे इन्होंने रिसर्च करी थी, उन पे बर्तन पे चर्बी पाई गई, ठीक है। उसी चर्बी पे ये शोध किया गया कि ये चर्बी किसकी है। उसमें सामने निकल के आया कि ये चर्बी सुअर, मवेशी, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के मांस की थी, ठीक है। ये चीज़ें अब इससे क्लियर हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापक रूप से मांसाहारी थे, ठीक है। और वहाँ पे दूध की बनी जो चर्बी पाई गई, जो नहीं पाई गई, उसमें दूध की भी चर्बी थी। तो भी सामने आया कि वहाँ के लोग दूध का भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ बर्तनों में दूध की बनी कई चीज़ों के अवशेष पाए गए हैं। और ये जहाँ पे रिसर्च की गई, जिस एरिया में, तो कहाँ की गई, हरियाणा उत्तर प्रदेश के एरिया में इन रिसर्चों को किया गया, जहाँ पे चीज़ें फाइंडिंग सामने आई। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे इस चीज़ को रिसर्च की गई, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ का क्षेत्र है, उसके अलावा हरियाणा में मसूदपुर, लोहारी राखीगढ़ जो कि हिसार जिले के में आते हैं, इसके अलावा खानक जो कि भिवानी जिले में आता है और फरमाना जो कि रोहतक जिले में आता है। इन जगहों पे ये रिसर्च करी गई। तो हमें इन नामों को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नाम है। अक्सर पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नामों को पूछ देता है या फिर पूछ देता है कि कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमें इन नामों को परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है क्योंकि आपकी ये जीएस पोर्शन में पूछा जा सकता है प्रॉपर तरीके से। वो ना हो सकता है कि आपको करंट अफेयर सेक्शन में उठा के पूछ दे कि अभी क्योंकि हाल ही में फाइंडिंग हुई है, ये रिसर्च सामने आई है। इसके अलावा कुछ बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि लगभग 3000 ईसा पूर्व इस सभ्यता के प्रमाण पाए जाते हैं और लगभग 2600 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि यह सभ्यता अपने चरम पे थी। इसने अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लिया तथा नगरीकरण वहाँ पे बिल्कुल संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया था। और माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया।
और इसके जो विभिन्न शहर थे, जो जिनमें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी धीरे धीरे समाप्त हो गए। ठीक है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले यहीं पे खोजी गई थी, और इसके खोजकर्ताओं में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी प्रमुख हैं। ठीक है, तो हमें नामों का भी ख्याल रखना है, हालांकि इसके बारे में विस्तार से आपको जीएस के सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। और इसके बारे में एक और चीज़ की मतलब इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो सुदका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र था इसका। अगर इसको इस तरीके से बांट दिया जाए इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे आपका सुदका गेंडोर पड़ेगा जो कि पाकिस्तान में है। इसका पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर जो कि हमारे मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र कहाँ पाया गया है, तो मांडू जम्मू में पाया गया है। और उसका सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहाँ पाया गया है, तो हमारे महाराष्ट्र के देवाबाद में पाया गया है, जो कि अहमदनगर जिले में स्थित है। ये इसके कुछ क्षेत्र थे। इसके अलावा इसके बारे में विस्तार से हम जीएस में पढ़ेंगे। अगली खबर क्या है हमारी, इजराइल और मोरक्को अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। इजराइल एक जूइश कंट्री है, जबकि मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है। दोनों कंट्रीज की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका की कोशिशों के कारण दोनों देश आपस में साथ आने के लिए राजी हुए हैं, और उन्होंने अपनी जो भी इनकी शत्रुता थी उसको समाप्त कर लिया है। और ऐसा करने वाला मोरक्को चौथा देश बन गया है, क्योंकि हाल ही में 3 देश जिनमें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान शामिल थे, जो कि अभी जिन्होंने हाल ही में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए और अपनी शत्रुता को समाप्त किया। तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्यों, किसकी वजह से हुआ ये, तो अमेरिका की वजह से हुआ। किनके बीच में, मोरक्को और इजराइल के बीच में समझौता हुआ। लेकिन इसके लिए अमेरिका को भी कुछ कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत यह है कि पश्चिमी सहारा का जो क्षेत्र था, जो कि एक विवादित क्षेत्र है अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में, उस पर अमेरिका ने मोरक्को की संबद्धता स्वीकार कर ली है कि भैया उन्होंने मान लिया है कि वो जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र है वो मोरक्को का है, अल्जीरिया का नहीं है। इस बात पे ही मोरक्को राजी हुआ कि चलो ठीक है कि हम इजराइल के साथ भी आपकी बात मान लेते हैं कि इजराइल के साथ संबंध अपने हम नॉर्मल कर लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ऐसा करने वाला पहला वेस्टर्न कंट्री बन गया है जिसने मान्यता दी है मोरक्को की संबद्धता को इस पे पश्चिमी सहारा के क्षेत्र पे। तो कुछ बातें मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। मोरक्को उत्तरी सहारा का, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, भूमध्य सागर, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और अटलांटिक महासागर से लगती हैं। ठीक है, इसकी राजधानी रबात है, और मोरक्कन दिरहम वहाँ की मुद्रा है, और स्वेडेनिन ओथमानी मोरक्को के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और कैसाब्लांका, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, कैसाब्लांका मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इवन उसे कहा जा सकता है कि वो उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है कैसाब्लांका। ठीक है, चलिए आगे अगली खबर की तरफ। बजरंग पूनिया और एलावेनिल वालरिवन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दिया गया है फिक्की इंडिया के द्वारा। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड हाल ही में घोषित किए गए हैं, जिसमें बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर हैं, पहलवान, और एलावेनिल वालरिवन जो कि एक शूटर हैं जूनियर, इनको दिया गया है। इन्होंने हाल ही में 2019 में ISSF वर्ल्ड चैंपियंस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी शूटिंग की। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, जबकि बजरंग पूनिया हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। इन लोगों को क्या दिया गया, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अनिल कुंबले की कंपनी टेनविक स्पोर्ट्स को सर्वश्रेष्ठ प्रचारक खेल निजी क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल संघ का पुरस्कार, सुंदर सिंह गुज्जर और सिमरन शर्मा को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट, और राधा कृष्णन नायर को सर्वश्रेष्ठ कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश ने खेलों के प्रचार में अपना अहम योगदान दिया था। तो देखिए यहाँ पे बजरंग पूनिया और एलावेनिल वालरिवन की फोटो लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप इनका खेल याद रखिएगा। बजरंग पूनिया रेसलिंग से संबंध रखते हैं, और एलावेनिल वालरिवन शूटिंग से संबंध रखती हैं। चलिए अगली खबर है हमारी अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस, जो कि हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 1946 से हुई थी, क्योंकि इसी दिन जो है यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो ये संयुक्त, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हमें ख्याल रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसके वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है, तो हेनरीटा एच फॉर इसकी वर्तमान कार्यकारी निदेशक है। इसका काम क्या है कि वैश्विक स्तर पर बच्चों के समग्र विकास के लिए काम करता है, बाल संरक्षण के लिए, समावेशन की नीतियों देने के लिए बढ़ावा करता है। अर्थात एक तरीके से शिक्षकों के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि आपके लिए तो ये ख्याल रखना है कि यूनिसेफ की अलग अलग स्कीमें भी चलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में।
तो हमें ख्याल रखना है इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में डिस्कस करते हैं वन लाइनर ऑफ द डे। तो आज कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट हमारे लिए? सबसे पहले, भारत के पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन उम्मीदवार HGCO19 को चरण 1 और चरण 2 मानव नैदानिक परीक्षणों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो मतलब फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल शुरू करेंगे। कौन शुरू करेगा? HGCO19 ये वैक्सीन का नाम है। इस वैक्सीन को बनाया है भारत की कंपनी जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि एक पुणे की कंपनी है, और इसने अमेरिका की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इस वैक्सीन को डेवलप किया है, जो कि mRNA बेस्ड इंडियन वैक्सीन है। इसके अलावा mRNA बेस्ड एक और वैक्सीन हाल ही में डेवलप हुई थी, जो कि वैश्विक स्तर पर हुई थी, जिसका नाम आपको मैंने हाल ही में बताया था, फाइजर बायोएनटेक, जो कि अमेरिका की कंपनी है। वो भी mRNA बेस्ड वैक्सीन है। उसको भारत सरकार ने भी मान्यता नहीं दी है। उसका कारण ये है कि क्योंकि भारत में mRNA बेस्ड ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए थे, उसके बारे में भारत सरकार को कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त थी सही तरीके से, इस कारण से उसको अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अगली खबर क्या है कि देहरादून में 9वें सतत माउंटेन डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया गया। कब? 11 दिसंबर को किया गया, और आज 14 दिसंबर तक ये समिट चलेगा। कहाँ पे चलेगा? देहरादून में। तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं। सतत माउंटेन डेवलपमेंट समिट, तो इसका जो पहला समिट था वो हुआ था नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। और इसका जो पिछला समिट, ये 9वां समिट है। जो 8वां समिट हुआ था वो शिलोंग मेघालय में हुआ था, क्योंकि अक्सर पूछ देता है पहला समिट कब हुआ था इधर उधर के, तो हमें याद रखना है कि पहला समिट इसका नैनीताल में हुआ था। इसके अलावा अगली खबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को विश्व भर में मनाया गया। कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 से। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था वर्ष 2017 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 12 दिसंबर को और क्या मनाया गया? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2012 से हुई थी। इसके अलावा अगली खबर क्या है? ड्रग कंट्रोलर कॉर्पोरेशन पर 5वीं बैठक आयोजित हुई। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच, जो कि वर्चुअली आयोजित हुई। ये आज के प्रमुख समाचार थे। तो मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये पहल पहुंच सके, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको यथासमय नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।